Okay, so we'll be discussing various doubts and the questions which you have regarding SSB. It can be related to current affairs or it can be related to any procedure which is going to be there in SSB. Since you all know what are the various tests, so I think you are quite aware about it. And as a student, you can ask me any question, but those questions are almost 90% same what all problems others are facing, right? So yes, please. सर आई वांट टू आस्क दैट ऑन डे 1 हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिस पिक्चर को देख के वी हैव टू राइट अ स्टोरी. सर सम टाइम इट हैपेंस दैट हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी फ्रूटफुल स्टोरी नहीं आ पाती है या कोई ऐसी स्टोरी आती है जिसका कोई भी एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल पा रहा होता है या इट इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी. सो वी शुड राइट अ चाइल्डिश स्टोरी और वी हैव टू राइट अ सक्सेस स्टोरी टू इम्प्रेस द ऑब्जर्वर्स. देखो पहला पॉइंट तो ये होता है कि पिक्चर आपको दिखाई इसलिए जाती है टू ब्रिंग आउट योर क्रिएटिविटी आउटसाइड, है ना. जब हम स्टोरी लिखते हैं तो क्रिएटिविटी है. अब आप स्टोरी क्या लिखोगे ये भी डिपेंड करता है आपके सामने पिक्चर क्या है. सपोज आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का या लड़की लेटी हुई है घास के लॉन पे, ऐसी पिक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें आप ज़्यादातर कुछ प्लानिंग ज़्यादा नहीं बना सकते, उसमें एक्शन इतना नहीं डाल सकते हो. आप यही डालोगे कि वो घूमने गया, स्पेंडिंग टाइम अलोन, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ, हिज पेरेंट्स या व्हाट ही हैज़ टू अचीव इन लाइफ. दैट विल बी लेस एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर. उसी को शायद आप बोल रहे हो सक्सेस स्टोरी, है ना. वहीं पे एक पिक्चर है जहाँ पे एक लड़का पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पे आप सक्सेस उस पिक्चर के साथ जोड़ सकते हो. वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसने कैसे तैयारी करी, कैसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली, तो यू कैन कोरिलेट सक्सेस वाला पॉइंट टू दैट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पहली चीज़ तो स्टोरी विल डिपेंड ऑन द पिक्चर. ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं कि पिक्चर कोई और दिख रही है, आपको लग रहा है कि यार इसमें तो मैं इतनी प्लानिंग नहीं डाल सकती या सक्सेस स्टोरी या पॉजिटिव एंडिंग क्या ही करूँगी, तो मैं अपने दिमाग में जो पहले मैंने फ्रेम करी हो स्टोरी वो ऐड कर दूँ. देखो, जो आपके दिमाग में नहीं आ रही है किसी न्यूट्रल पिक्चर पे स्टोरी, वो किसी के भी दिमाग में नहीं आएगी, वो दी ही इसलिए गई है. तो डू नॉट कुक अप एनीथिंग एंड उसे भेड़ने की ट्राई मत करो उस पिक्चर के साथ. प्रोसेस के पिक्चर को देख के तुम्हारे दिमाग में स्टोरी आनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी हल्की है. पीपीटीटी की आप पहली स्टेज की बात कर रहे हो, टीएटी में इन डेप्थ प्लानिंग मैं चेक कर लूँगा, लेकिन पीपीटीटी में इतनी ज़्यादा इन डेप्थ प्लानिंग चेक करने का टाइम भी नहीं होता, ओएलक्यू भी निकलती है. तो द स्टोरी हैज़ टू बी रिलेटेड टू द पिक्चर इवन इफ इट इज नॉट सक्सेस या उसमें प्लानिंग ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ खामखा की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. जैसे कि लड़का लेटा हुआ है, आपने उसमें भूकंप ला दिया, एकदम से एवलांच चला दिया, वो घूमने गया था भाई मसूरी, वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ खिसक गए, ये सब नहीं. जस्ट कीप इट अ नॉर्मल पिक्चर के कोरिलेट योर सेल्फ विद दैट कि मैं जब घूमने जाऊँगी या मैं ये टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही होंगी तो व्हाट आई विल बी डूइंग, क्या सोच रही होंगी, अपने पर्सपेक्टिव, अपने करियर, अपने फैमिली, आपके इमोशंस आने चाहिए उसमें. ओके, एनीथिंग पूछो भाई. सर मुझे पूछना है कि जैसे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ के लिए तैयारी करनी होती है और इसके अलावा जियो पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, तो इनकी तो कोई लिमिट नहीं है, ये तो बहुत होते हैं और कितने भी मतलब आप तैयार कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. इसके अलावा सर बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं होती है एसएसबी के पर्पज से, तो ये कैसे डिसाइड हो कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल इवेंट्स की, नेशनल इवेंट्स की? देखो, ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन डेप्थ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. लेकिन एसएसबी में आपसे ज़्यादातर ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह की चीज़ें आती कहाँ हैं? ये आती हैं इधर यू विल हैव टू स्पीक ऑन लेक्चर इट फॉर 3 मिनट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जीडी में कोई टॉपिक आ गया इससे रिलेटेड कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे या समथिंग लाइक दैट. या फिर इंटरव्यू में उसने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, टेल मी 5 नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, राइट. अब इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी,
तो अगर हमारे देश में कोई घटना आर्मर्ड फोर्सेस से रिलेटेड हुई है, चाहे वो घटना यही हो कि हमने नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया, चाहे वो घटना यही हो कि हमने एक मिसाइल टेस्ट फायर करी जिसकी इतनी रेंज थी, या वो घटना जो अभी रिसेंटली हुई है, देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक, 5 ऑफ द आर्मी जवान और मार्टियर्ड, ठीक है, चाहे वो घटना कोई सी भी हो, वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखो यार, आईपीएल मैच चल रहे हैं, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो ऑफकोर्स आपको आईपीएल का आइडिया होगा, या कोई गेम्स करता है या कोई नेशनल गेम्स वगैरह चल रहे थे बीच में, तो कोई अगर गेम खेलता है बास्केटबॉल वगैरह तो उसे उसका आइडिया होगा। वो आपकी पर्सनल चॉइस पे होती हैं, लेकिन बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाना कि 5 नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ मुझे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बंदा इज एलियनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, उसे मतलब ही नहीं है कि किस कंट्री में रह रहा है, या आर्मी के बेसिकली पोर्टफोलियोज क्या हैं। वो बहुत जनरलाइज टर्म पे पूछते हैं आपसे कि जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में ये हादसा हुआ, तो पूछ सकता है यार दिस इज पोर्टफोलियो कमिंग फॉर आर्मी, ही कैन आस्क यू कि ठीक है कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है, बिकॉज इफ यू आर मोटिवेटेड टू ज्वाइन सम यूनिफॉर्म सर्विसेज देन दीज थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट। हाँ, इन डेप्थ ना बताओ आपको कि ये जो फ्रंट था वो था PAFF, ठीक है, ये लश्कर तैयबा से निकला, जैश ए मोहम्मद से निकला, जैश ए मोहम्मद का हेड कौन है, इतनी डिटेल में एज ए सिविलियन नहीं जाना बनता है, लेकिन यही नहीं मालूम आपको किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम कराया, तो दिस इज बैड। अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो तुम्हें कुछ तो बेसिक मालूम हो कि नाटो क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों चल रहा है, नाटो की ऐसी क्या पॉलिसी थी कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन नाटो क्यों ज्वाइन करना चाह रहा था। दीज आर बेसिक्स। अगर आप आधा ही घंटे न्यूज़ भी देखते हो, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, मे बी 3-4 टाइम्स अ डे, तो यू शुड नो दीज बेसिक्स, राइट। अब जैसे आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी यार, हम लोग जब रिटर्न की तैयारी करते हैं तभी हो जाता है कमांड एंड देयर कमांड हेडक्वार्टर। अब किसी को एसएसबी के कैंडिडेट को ये भी नहीं मालूम कि कमांड क्या है, कमांड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो दिस इज के ही इज नॉट इवन अवेयर अबाउट द बेसिक नॉलेज। ये तो हो गया कि मैंने अपना एक दिन मुंह धोया, मेरी एसएसबी आ गई और मैं चला गया। तो लेवल ऑफ योर मोटिवेशन इज बीइंग सीन बाय दीज क्वेश्चन, ओके। तो बेसिक मालूम होना चाहिए, चाहे इन डेप्थ आपको ना मालूम हो। एक पॉइंट के बाद आप बोल सकते हो कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट लेकिन पहले में ही आपने बोल दिया कि अच्छा सर जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है टेररिस्ट की, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, वो नहीं चलेगा। ओके, गॉट इट। सर लेक्चरेट, जैसे लेक्चरेट में आप गूगल भी करोगे तो 300 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, तो सर इनको कवर कैसे करना चाहिए लेक्चरेट में? देखो यार, अक्सर जब मैंने भी अपनी एसएसबी की तैयारी करी थी तो इतनी मोटी किताब दे दी जाती थी लेक्चरेट के लिए। अगर आप बिल्कुल सही बात है गूगल भी करोगे तो 300 तो कम ही है, अगर उसे पूरा खोलोगे ना वेबसाइट को कोई सी भी, तो उसमें 400-500 लेक्चरेट के टॉपिक्स होंगे। अब ये टॉपिक ह्यूमनली करने पॉसिबल नहीं है, रटने, लेकिन होता जाए, फंडा जाए कि देखो लेक्चरेट के प्रोसेस को समझो कि वो आपको 3 मिनट का टाइम देता है। अगर वो ये चाहते कि आप टॉपिक रट के आओ तो वो 3 मिनट का टाइम भी नहीं देते आपको, वो शायद 30 सेकंड का टाइम होता है कि हाँ भाई तैयार हो जाओ एंड कम एंड स्पीक। दे डोंट वॉन्ट यू टू मग अप द टॉपिक्स, दे वॉन्ट यू टू गिव योर रिव्यूज ऑन द टॉपिक। हमेशा लेक्चर में बोला भी यही जाता है कि गिव योर व्यूज ऑन योर चोजन टॉपिक। 4 टॉपिक हैं, उसमें से एक आपने चूज किया और उस पर आपको अपने व्यूज देने, समझ रहे हो। अब ये व्यूज बनते कैसे हैं? अब ये व्यूज ऐसे बनते हैं, एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है कि व्हेन यू कोरिलेट द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव विद द टॉपिक यू हैव चोजन। जैसे सपोज मैंने टॉपिक चूज किया पॉवर्टी, सोशल टॉपिक है पॉवर्टी, मैंने चूज किया पॉवर्टी। अगर मैं सोचूंगा तो गरीबी क्यों है? गरीबी है क्योंकि करप्शन भी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नौकरियों की नहीं है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। तो इसमें मेरे 4-5 टॉपिक, अब मान लो मैंने एजुकेशन के ऊपर पढ़ा है, या मैंने करप्शन के ऊपर पढ़ा है, या मैंने लेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर पढ़ा है, तो ये सारे जो मैंने पढ़े हैं इन्हें मैं कोरिलेट कर सकता हूँ पॉवर्टी से या नहीं? तो मेन फंडा ऑफ एसएसबी इज दैट दे वांट टू सी योर सेकंड OLQ एंड फर्स्ट OLQ, इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर आपके अंदर ये
चीज़ है कोरिलेट करने की। अब मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा नेव है, नेव मतलब अज्ञानी, कि उसे यही नहीं मालूम कि यार पॉवर्टी जैसे टॉपिक में क्या बोलूँ। पॉवर्टी हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि गरीब बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही है, वो और गरीब में जा रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज इस वजह से बढ़ रही हैं। आई कैन कोरिलेट थाउजेंड ऑफ द थिंग्स, लेकिन अगर मैंने आँख ही मूंद के रखी है, मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा, मैंने देखा भी नहीं यार कि फुटपाथ पे बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं खाने के लिए, फिर थोड़ी देर में एज बढ़ जाती है उनकी तो क्रिमिनल हो जाते हैं। पैसा तो कमाना ही है, पेट तो पालना ही है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को क्या व्यक्त कर सकता हूँ, ये मेरे विचार हैं। मुझे रटे रटाए किताबों के विचार नहीं चाहिए, वो रटे रटाए किताबों के विचार होंगे किसी ऑथर के, वो मेरे नहीं हो सकते। हो सकता है मेरे और भी अच्छे हों। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये सोशल टॉपिक्स में भी आप कवर कर सकते हो और इंटरनेशनल इश्यूज में भी कर सकते हो। अब एक बात बताओ, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, क्या उस रशिया यूक्रेन का वॉर इंडिया में एक रिक्शा पुलर है उस पर इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? इंडिया का एक रिक्शा पुलर है, उस पर रशिया यूक्रेन वॉर इफेक्ट कर रहा है? महंगाई बढ़ेगी, तेल के प्राइस बढ़ेंगे, तो जो वो रोटी खाता है वो रोटी के दाम महंगे हो जाएंगे। तो कर रहा है या नहीं कर रहा है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अफेक्टिंग एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। व्हेन यू कैन क्रिएट दैट अफेक्ट एंड यू कैन थिंक अबाउट इट कि यार ये ऐसे। अब रशिया यूक्रेन में तुमको नहीं मालूम नाटो चाहे ये चाहे वो चाहे कौन सी, यार लोग रटके जाते हैं, वहाँ पे रटके जाओगे तो क्या होगा, डेट भूल जाते हैं, जाते यूँ करते हैं लड़के, एक बार हुआ खत्म। होता ही इसलिए कि जो आपने रटा वो ध्यान नहीं रहा, वो तुम्हें 3 मिनट टाइम दे रहा है सोचने का, ताकि आप पॉइंट्स को बना के अपने दिमाग में रखो और उन पॉइंट्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। लेट इट बी इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, right? They even tell you this thing when you go to SSB to Allahabad or Bhopal or like nowadays there is a new SSB in Jalandhar, है ना? तो वो बोलते हैं कि यार यू कैन स्पीक इन हिंदी। अब इसमें लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ट्रैप कर रहे हैं, ये फंसा रहे हैं। यार तुम लोगों को फंसाएंगे जाओ, यू आर नोबडी। तो यू मीन टू से कि ऑफिसर्स आर सो अनएथिकल कि वो जो बोल रहे हैं उसे फॉलो नहीं करते? या तो ये हो, ऐसा भी नहीं है। तो मेन लेक्चरेट का पॉइंट है यार कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 3 मिनट्स एंड यू हैव टू चूज दैट टॉपिक ऑन विच यू कैन थिंक एट लीस्ट। इसमें ही लोगों ने बनाया भाई फर्स्ट टॉपिक उठाओ, ऐसे कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो इंटरनेशनल रिलेशन का ही होगा। कई बार हो जाए फर्स्ट टॉपिक माई विलेज, अब लड़के रट जाओ फर्स्ट टॉपिक उठा ले माई विलेज। You can speak better on poverty than Russia, Ukraine, then speak on it. You have more, as soon as you read the 4 topics, you come to know immediately कि मैं किस पे ज़्यादा इनपुट दे सकता हूँ, आप उस पे दो। सर जैसे आपने ये बात बोली, पॉवर्टी हो गया, कुछ भी सोशल इशू हो गया, लेकिन कई बार ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो मतलब कि जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि चारों ही टॉपिक ऐसे आ जाए जिसमें नॉलेज की ज़रूरत हो? देखो ये तो एक ऐसी बात बोली निधि आपने कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना? चारों ही टॉपिक ऐसे आ जाएं जिसमें नॉलेज की ज़रूरत हो। जानबूझ के एक कार्ड में 1 या 2 टॉपिक ऐसे लिखे जाते हैं जिन पे नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि माय फादर, माय लाइफ इन विलेज, या इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, या फिर एनवायरनमेंट हजार्ड। हमेशा एक ना एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिस पे अगर नॉलेजेबल भी बंदा नहीं है या उसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन पुट इनपुट। देखो पावर ऑफ नॉलेज कोई OLQ नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन OLQ है कि अगर आप बोल रहे हो माय विलेज के ऊपर तो आपका एक्सप्रेशन उस टाइम कैसा है, आप क्या बताना चाह रहे हो। क्योंकि मेरा गांव ऐसा था, बचपन में ऐसा था, अब इतना चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया है। पहले पूरे गांव में एक टीवी होता था, सब लोग एक जगह एक साथ बैठ के रामायण देखते थे, सारे त्योहारों में घर को ले रहे थे, कोई कहीं भी जा सकता था, किसी का बच्चा जो होता था वो पूरे गांव का बच्चा होता था। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, गांव में ओल्ड पॉपुलेशन आ गई है, यंग पॉपुलेशन मूव आउट कर रही है अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सिर्फ बुढ़े बुढ़े लोग रह गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन बेचनी है, खेती वेती नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द चेंज व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज व्हेन आई वाज अ किड एंड व्हेन आई एम एन एडल्ट। तो ये व्यूज़ का ख़राब है, राइट? और ऐसा कभी नहीं होता। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुमने बना ली, तो ये तो पर्पज ही फेल कर देगी ना लेक्चरेट का।
कि तुम्हारे पास जो 4 टॉपिक हैं वो 4 हैं ज्ञानी वाले आ गए। हो सकता है पहला आ गया इंडिया यूएस रिलेशन, दूसरा आ गया द नाटो फॉर्मेशन, तीसरा आ गया द लेट्स से साउथ चाइना सी, और चौथा भी ऐसा ही आ जाए तो भैया ये तो फिर आई थिंक फिर तो अलग ही किस्मत लिखवा के आया वो बंदा। हाँ, सर ये ऐसा रूमर बना हुआ है कि लेक्चर में किसी टॉपिक लिया है तो इफेक्ट कम पड़ता है, टॉपिक थोड़ा हार्ड से लेना चाहिए। देखो यार, लेक्चरेट में मेन पर्पस ये है कि देखा जा रहा है कि आप बोल पाओगे या नहीं, अपने विचार व्यक्त कर पाओगे या नहीं। मैंने पहले भी ये बात बताई है, हर एक टेस्ट आपकी OLQs में से ही कोई OLQ देख रहा है। अब OLQ पावर ऑफ नॉलेज तो है नहीं, वो तो IAS के लिए चाहिए। यहाँ पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन, राइट और रॉन्ग। तो अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो हाउ डज इट मैटर कि तुमने वो वाला टॉपिक चूज किया जिसे तुम्हें पता ही नहीं है। अब मैं बोलने लगूं कि टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, अब तुम्हें घंटा नहीं मालूम नैनो टेक्नोलॉजी क्या है यार, तुम क्या बोलोगे उससे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुमने लिया मैं सबसे टफ टॉपिक चूज करूंगा, तुम वहाँ पे मतलब कोयल बन जाओ इंसान की जगह, व्हाट इज द पॉइंट? तो पिकअप द टॉपिक यार, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम इन लाइफ। तुमने बास्केटबॉल खेली है, सारी उम्र नेशनल बूस्टर खेल गया है, बोल उस पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम इन लाइफ। मेरे को इस पर आते हैं, बोलता हूँ। ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी फेक होती हैं कि यार अब मेरे को नहीं मालूम किसी टॉपिक के बारे में, मैं कैसे बोल दूंगा उस पर? एंड वाई शुड आई इवन चूज इट, एंड वाई समबडी इज टेलिंग यू टू चूज द टॉपिक जो तुम्हें नहीं मालूम है यार। पहले अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, गेट टू नो। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है कोई टॉपिक ऐसा कि मैं तैयारी करनी नहीं हो पाई इतनी, वहाँ पे ऐसा आ गया नैनो टेक्नोलॉजी टाइप, वाई यू आर पिकिंग अप दिस टॉपिक यार? पिकअप इंडो पाक रिलेशन, मतलब इंडो पाक तो बचपन से देखा है ना हमने, मतलब हर बार पिटे हैं, जब भी आए तो पिटे ही हैं। वो उठा लो यार, कुछ भी ऐसा जो उन चारों में से तुम्हें आता हो वो उठा लो। तो ये सिर्फ रूमर ही है जो तुमने बोला था। Sir, my question is sometimes what happened is we have a knowledge regarding any topic, we have a detailed knowledge, but the problem is that is how to express in a very simple manner that the other person easily understand. And the another problem is also organize in a mind that we have a capability to understand the others. But the problem is inside me that I have a knowledge but not to express my views in a very crisp or simple manner that others easily understand. So how to build up the power of expression and the organization that we organize in our mind? यार देख, मतलब ये क्वेश्चन तुमने अपने से ही पूछ लिया है, ये तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है, राइट? पावर ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स दैट सिंपली यू आर शेयरिंग समथिंग विद समबडी, लाइक यू आर शेयरिंग दिस क्वेश्चन विद मी, तो इट हैज़ टू बी ब्रीफ, इट हैज़ टू बी पिन पॉइंटेड। चीज़ होती है पिन पॉइंटेड, अगर सुना होगा भी आपने। पिन पॉइंटेड का मतलब होता है कि वो चीज़ जो मुझे पूछनी है बतानी है, सिर्फ उस पर स्ट्रेस डालना है। जैसे कि अभी तुमने ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ दी एंड में, पहले पावर ऑफ एक्सप्रेशन था, राइट? पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है हम एक्सप्रेस और कम्युनिकेट, आपने सुना होगा पावर ऑफ कम्युनिकेशन, वो ऐसे में OLQ नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में डिफरेंट। एक्सप्रेस जब हम करते हैं अपने आप को तो हम इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस ही एक्सप्रेस होते हैं। कम्युनिकेट करते टाइम इमोशंस कम्युनिकेट नहीं होते। जैसे कि अगर आपके घर में कोई पेट हो तो आपने देखा है जो कुत्ता एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है, वो उसकी आंखें, उसकी पूंछ हिलनी है, इस चीज़ों से मालूम पड़ता है कि वो करना क्या चाह रहा है। जो वो गुस्सा हो जाता है दांत निकल जाते हैं, पूंछ खड़ी हो जाती है, दैट इज एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। एक्सप्रेशन इज व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग फ्रॉम समवेयर बिटवीन हेयर एंड हेयर, गले और दिल के बीच में। कम्युनिकेशन इज व्हेन यू टॉक सिर्फ गले से। तो इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स इन आर्मी। इमोशनल क्वोशेंट भी होता है एक EQ, जब आप डेथ में जाओगे तो EQ भी चेक होता है, IQ भी चेक होता है। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट। जब आप इमोशन से कोई बात बोलते हो ना, इतना भी इमोशनल नहीं हो जाना कि रोना ही शुरू कर दो वहाँ पे या हंसना ही शुरू है पागल की तरह, ऐसे भी नहीं हो जाना। लेकिन जब आप किस बात को
स्ट्रेस डाल के इमोशन, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि यार टेल मी अबाउट योर फादर, माय फादर नेम इज रामलाल शर्मा, माय ग्रैंडफादर नेम वाज भूरेलाल शर्मा, आई एम प्यारेलाल शर्मा एंड वी हैव द लैंड ऑफ 100 बीघास। अब ये हो गया तुम्हारा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ भाई मैं ये। लेकिन यहीं पे हुआ कि सर माय फादर्स नेम इज रामलाल शर्मा एंड आई टेक माय फादर एज आइडियल इन लाइफ। तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, नॉट कम्युनिकेटिंग माई सेल्फ। इस चीज की आपको आदत डालनी पड़ेगी भाई। हम लोग क्या करते हैं अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से भी कम्युनिकेट करते हैं, कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया हमने, छुपा के रखते हैं अपनी भावनाओं को अंदर ताले में। अगर मैं पूछूं तो शायद जो बेस्ट फ्रेंड होगा उससे भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने आप को, अच्छाई बुराई दुविधा दुख कुछ नहीं, वह नहीं वो मेरा मजाक उड़ा लेगा, उससे जो बताना चाहिए। तो एक्सप्रेशन मीन्स व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग विद इमोशन। जैसे जब बड़े हो जाओगे थोड़े, तो बच्चे जब तुम्हारे होंगे तो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो या उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो कि बेटा अब जैसे माय डॉटर आस्क फॉर समथिंग एंड सपोज आई डोंट हैव मनी फॉर दैट, तो आई टेल देम कि बेटा अभी देखो पापा ना मंथ एंड चल रहा है, अभी जब मंथ स्टार्ट होगी 1 or 2 को तो पापा विल हैव मनी देन पापा विल परचेज दिस थिंग। ये एक्सप्रेशन है। कम्युनिकेशन नो आई डोंट हैव मनी, यू आर फाइंडिंग दिस डिफरेंस। हमसे किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया या एक्सप्रेस अपने आप को नहीं किया, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होती चाहिए कि आप एक्सप्रेस करो। और कम्युनिकेट और एक्सप्रेशन में बस बेसिकली ये फर्क होता है कि एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा चलता है और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। एक बॉस कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर लड़ाई में एक्सप्रेस ही करेगा अपने आप को, अपनी भावनाओं को। वो देखिए ना बॉर्डर हमने देखिए कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे गोली मारना, और अगर तुमने भागे तो मैं तुम्हें गोली मारूं। ये एक्सप्रेशन है। ये दिल मांगे मोर, सम गोल्स आर वर्दी एनफ टू इवन डाई फॉर, ये एक्सप्रेशंस हैं भाई, बाद में सेइंग्स बन गई। अगर तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी नहीं है तो यू हैव टू डेवलप इट। और सबसे पहली चीज़ डेवलप करने की अपने से छोटों के साथ बात करो, जिनमें इतनी अकल नहीं है जितनी तुम्हें है। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा उन्हें चीज़ें समझाने में, बट समझाओ और उनकी कुछ समझ में भी आए। और जहाँ वो तुम्हारी बात सुन के भग गए या सर खुजाने लगे ऐसे ऐसे करे, समझ जाना तुम्हारा है ही नहीं भाई। ओके एंड काफी बच्चे क्वेश्चन होता है कि जो बच्चे सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका मतलब आर्मी से रिलेटेड मतलब चीजें उनकी लाइफ में होती हैं, तो सर अगर वो एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं तो सर उन्हें लाइफ में क्या चेंज आना चाहिए कि वो अपनी सिविलियन लाइफ से थोड़ा सा ऊपर हो जाए? देख भाई, पहली चीज़ तो ये है कि 90% ऑफिसर्स जो होते हैं वो सिविलियन बैकग्राउंड के ही हैं, समझ रहे हो। कोई भी माँ के पेट से ऑफिसर नहीं बनता है, लेकिन जो फौजी बैकग्राउंड देखे हुए हैं उनकी बस एक चीज़ होती है कि वो नर्वस कम होते हैं उस माहौल में जाके, फौजी माहौल में। उन्होंने देखा है यार कि ठीक है मैं माय डैड इज़ कमांडिंग, मैं यूनिट में जाता हूँ, आर्मी वाले ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों, वर्दी देखने का प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर। उन्होंने ऑलरेडी ये डिसिप्लिन लाइफ देखी है कि सब लेफ्ट साइड में चल रहे हैं रोड के, कोई राइट में चल रहा है तो सिविलियंस को रोकना पड़ता है। उन्हें ऑलरेडी मालूम लेफ्ट में चलूँगा कोई नहीं रोकेगा मेरे को। तो ये माइनर चीज़ें तो होती हैं। अब तुमने बोला कि एज ए सिविलियन बंदे को क्या चेंज करना चाहिए, तो एज ए सिविलियन तुम फौजी तो बन नहीं सकते हो, लेकिन एज ए सिविलियन तुम अच्छे सिविलियन बन सकते हो। अच्छे सिविलियन इन द सेंस कि जिस बंदे ने अपने अंदर कुछ एटिकेट्स या डिसिप्लिन लगाने, जैसे कि सिंपल सी बात है, आई बीइंग ए फौजी कैड तो मुझे मालूम था कि मेरे घर में एक रूल था। रूल तो 2-3 थे। जो प्राइमरी रूल थे, पहला तो था कि घर से बाहर बिना शूज़ के आप निकलोगे नहीं। अगर आपको सामने वाली दुकान पे भी जाना है, यू हैव टू वियर शूज एंड शूज हैज टू बी वॉर्न विद सॉक्स, राइट। और दूसरा ये था कि तुम दुनिया में कहीं भी हो या शहर में कहीं भी हो, दुनिया नहीं सॉरी शहर में कहीं भी हो, 1:30 बजे यू हैव टू बी एट द डाइनिंग टेबल फॉर लंच। वो साथ करेंगे, पूरा घर साथ करेगा। और वो भी वो आजकल एटिकेट सिखाते हैं, ऐसे नहीं वो खुद से आ जाते हैं यार, यू ईट विद स्पून, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। तो उस 1.5 घंटे जब भी आधा घंटा लंच चलता था तो बातें होती थी आपस में, मैं, मेरा भाई, मैं, डैड, मदर सब बैठे होते थे। वी यूज्ड टू टॉक, अपनी अपनी प्रॉब्लम सब बता रहे हैं कि यार मेरे साथ तो ये हो, मेरे साथ तो ये हो। तो ये कुछ कुछ वो बनाओ अपने सिद्धांत एज ए सिविलियन भी
कि ठीक है यार मेरे को आधा घंटा चाय पापा के साथ पीनी है, उनके साथ बातें करनी है। मैंने देखा है कि लोग अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं। वहाँ पे तुमसे पूछेगा हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, वो बस लग जाओ भेड़ मारने। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पूछेगा डेली रूटीन, तो उसमें होगा नहीं स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। वो समझ गया झूठ बोल रहा है यार। तो ये काम करना शुरू करो ना। तुम लोग भाग रहे हो, सब भाग रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट तुम्हारा बेसिक किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ऑफिसर तुम्हें बनना है, किसके लिए बन रहे हो? सबको तो अनाथ होते तो ऑफिसर बनने की सोचते क्या? कुछ और सोचते, पैसा कमाना है, कट्टा लगा के घूमते, लूटते पाटते, चेन लूटते, ये सब करते। यू आर डूइंग थिंग्स बिकॉज यू वॉन्ट योर फैमिली नेम टू बी रिजन, यू वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड लाइफ टू योर पेरेंट्स, राइट? तो एटलीस्ट स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, मेक सम रूटीन इन यू कि ठीक है यार मुझे आधे घंटा जॉगिंग करनी है, चाहे दिन में करूँ रात में करूँ, जब टाइम मिले करूँ। देखो सिविलियंस भी जो सेलेक्ट होते हैं ना, वो कुछ ऐसा ही करते हैं। दे मैनेज देयर टाइम, दे मेक देयर प्रायोरिटीज। उनके पास भी 24 घंटे हैं, बट दे स्पेंड दोज 24 आवर्स इन वेरियस थिंग। अब जैसे बीइंग ए फौजी कैड, मैं बताता हूँ, एज व्हेन वी आर इन स्कूल, तो वी हैड एक्सेस टू लॉन टेनिस, वी हैड एक्सेस टू बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, वी हैड एक्सेस टू स्विमिंग पूल। अब इतनी सारी चीज़ें करनी है यार। अब स्विमिंग पूल में थोड़ी रहूँगा मैं, तो मैं क्या करता था, पहले बैडमिंटन खेलता था, उसके बाद थोड़ी देर बास्केटबॉल खेल लिया, और फिर जाके आराम से स्विमिंग पूल में रिलैक्स करके स्विमिंग कर ली। तो अवेलेबिलिटी में 3 चीज़ें मैनेज करी मैंने, राइट? तो मेरे अंदर क्या स्किल आई? मैनेजिंग। वो स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन योर बैकग्राउंड, दैट आई कैन मैनेज माई टाइम, आई एम नॉट वेस्टिंग इन अननेसेसरी थिंग्स। अभी भी आप देखोगे तो फौजी बच्चे बहुत कम आपको मिलेंगे अपना शाम को ये लेते हुए, मोबाइल फ़ोन खेलते हुए। वो है थोड़ी नंबर बढ़ी है, बट बहुत कम। अभी भी पापा लोग लात मार के बोलते हैं चल बाहर जा बास्केटबॉल खेल, चल बाहर जा वॉलीबॉल खेल, चल ये कर। शाम को उसकी कितनी मजबूरी, वो मिलेगा तुम्हें ग्राउंड पे ही। एंड इफ समबडी सर्विंग तो अपनी लड़कियों को खुद ही ले जाए गेम परेड में, चल जवानों के साथ फुटबॉल खेल। ही हैज़ नो ऑप्शंस लेफ्ट। ऑप्शंस लेफ्ट तो रहपट। ये सिविलियन भी नहीं होता। सिविलियन बोलेगा अरे नहीं बेटा धूप बहुत होनी है, तुम बाहर मत निकलो। बोलेगा क्या होगा, बेहोशी तो हो जाएगा ना, पानी पिला दें इधर वो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वो अगेन रूमर्स बनाते हैं कि भाई फौजियों के बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिविलियंस का होता नहीं। भाई 90% ऑफिसर्स आर सिविलियंस। ओके, अब ये करना बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं 15 दिन में कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है यार। यू हैव टू डू इट। जिसने किया होता है वो सेलेक्ट हो जाता है तुम्हारे ही बीच में से। ओके सर, आई हैव अ फियर ऑफ फेलियर एंड इंसल्ट। मतलब कई बार चीजें पता होती है फिर भी इनिशिएट नहीं लेता, पर स्ट्रेस नहीं करता। यार अतुल देख भाई, कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं। पहले तो इंसल्ट पे आते हैं। इंसल्ट मतलब बेइज्जती। बेइज्जती मतलब बेइज्जती जब होती है जब इज्जत होती है। एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट ऑफ एनीथिंग, चाहे फौज हो या सिविल सर्वेंट हो या कुछ भी हो, तुम्हारी इज्जत कहाँ है यार? तुम्हारी इज्जत क्या है? तुम्हारी इज्जत इतनी भी नहीं है कि तुम्हारे शरीर पे जो कपड़ा तुमने पहना है वो भी तुम्हारा नहीं है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भाई अपना खर्चा चला रहा है, अपने घर वालों को भी चला रहा है, कपड़े पहना रहा है, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी ओवल क्यों हैं। अगर कोई ऐसा बंदा बेइज्जती महसूस करता है, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वही तो कमाने जा रहे हो। ऐसे में इज्जत ही तो कमानी है भाई, घर के लिए, अपने लिए, कि लोग ना समझे कि मैं तो ऐसे डपोड़ चंदे ये चल इतना 3 महीना तेरे में, है ना, वही कमाने जा रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि इज्जत तुम्हारी है नहीं, और जो चीज़ है नहीं उसे खोने का डर नहीं होना चाहिए। खोने का डर, मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मेरे को डर लगता है कोई लूट लेगा। जब है ही नहीं तो क्या लूटेगा यार? अब 10 रुपये लूट लेगा तो उसमें तो हार्ट अटैक आना नहीं मेरे को। मैं स्वेच्छा से दे दूंगा, भाई साहब ले जाओ, गोली महंगी है आपकी, वो 60 रुपये की है, 80 रुपये की, मेरे पास 10 ही है। तो जो चीज़ है नहीं उसे लूज़ करने का डर था। और दूसरी चीज़ ये जो तुमने बोला ना भाई, फियर ऑफ फेलियर, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइक है। हम लोग कोई भी काम शुरू कर रहे हैं ना लाइफ में, जैसे 10th का बोर्ड भी थे, तो हमने पहले यही सोचा था हम फेल हो जाएंगे बोर्ड में,
बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले 95% लोग यही सोचते हैं कि बिजनेस फेल हो जाएगा। पढ़ाई करें, सबसे पहले यही थॉट आता है कि यार ये एग्ज़ाम तो होगा नहीं, फ़ायदा जाए पढ़ाई करने का। मैं एसएसबी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी अपने कैलिबर के हिसाब से चूज़ करते हो। जो लड़का 10वीं पास है वो कांस्टेबल की तैयारी करेगा, उसके लिए कांस्टेबल का एग्ज़ाम आईएएस के बराबर है, समझ लो। आपने चूज़ किया कि यार मैं एनडीए या एफकैट या आईएमए ज्वाइन करूँगा, तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आईएएस के बराबर चीज़ चूज़ करी। अब दुनिया में फैला हुआ है नेगेटिविटी, क्यों? क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हो गए वो तो चले गए बाहर, जो लोग रिजेक्ट हो गए वापस आके मिल गए आपके ग्राउंड में। अब वो खुद रिजेक्ट हुआ है तो वो ये थोड़ी बोलेगा मेरी वजह से मैं रिजेक्ट हुआ, बोलेगा नहीं यार ये तो होना ही पॉसिबल नहीं है भाई, गांव के लड़कों का तो हो ही नहीं सकता है यार। अभी वो ऑल इंडिया टॉपर है सांगवान, देखा हो तो रैंक 1 भाई, उसकी बात कोई नहीं करता यार, वो तो गांव का ही था, उसने कोचिंग भी नहीं करी, अंग्रेजी भी नहीं आती, उसका इंटरव्यू देखना उसे अंग्रेजी आती बड़ी लिमिटेड है, जैसे गांव के लड़कों यार भरने क्या। अब जो भाईजान बोल रहे हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी कैन सेव यू विदाउट इंग्लिश, अब क्या वो तो हो गया। तो दूसरी चीज़ जो तुमने बोली फेलियर वाली, भाई देखो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अभी सक्सेसफुल हो और कभी उसने फेलियर फेस ना किया हो। एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स तो रहे ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मैं मुकेश अंबानी को तो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी मिली थी, बट धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, प्लेयर्स, एथलीट, धोनी, किसी को भी उठा लो जो उठ के आए अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं कि जिसे मिल गया सब कुछ, उठ के आए अपने बलबूते पे। ही हैज सीन एंड फेस्ड फेलियर्स एंड ओवरकम इट। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एलियन हो, जो नेचर है का नियम है वो तुम पे भी लागू होगा भाई। तुम फेलियर फेस करोगे, गिरोगे, उसके बाद उठने की तुम में हिम्मत होगी तो उठ जाओगे, नहीं तो गिरे ही रहोगे, रेंगते रहोगे ऐसे कीड़ों की तरह नालियों में, और उठने की हिम्मत होगी दोबारा खड़े होगे। और कोई ऐसा फेलियर हो जो तुम्हें मार दे, फिर तो जैसे थे हो गए, है ना, जैसे थे हो गए ना भाई। तो एसएसबी का फेलियर तो दोबारा तुम्हें मौका देगा ना, उस फेलियर से सीखो, यार मैं गिरा, बट मैं गिरा क्यों, मेरे पैर में पैर ही रास्ते हैं, तो अब मैं लंबे लंबे कदम लेके चलना शुरू करता हूँ ताकि पैर में पैर ना हिल जाए। तुमने एनालाइज किया द रीजन ऑफ योर फेलियर एंड देन यू वर्कड अपॉन इट। एंड फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ भाई, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर फेलियर को ग्राफ का नीचे जाना देखे ना, तो जब ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है ना, हार्ट बीट ऊपर नीचे, तब इंसान जिंदा होता है। खाली चलती रहे तो भी मर गया, चलती रहे तो भी मर गया, पैडल चल गई तो मर ही गया। तो तुम फेलियर से डरते क्यों हो यार? फेलियर्स तो आने हैं, वो तो लिखे हैं कि आएंगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि उन्हें फेस कर लो या उनसे पहले ही डर जाओ। कोई फेलियर ऐसे है कि हाँ मैं साइनाइड चार्ट का देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ फेलियर हूँगा या सक्सेस हूँगा, तो फिर तो जैसे थे हो जाओगे, ना फेलियर ना सक्सेस, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन यार देखो, अब हम लोग सुनते हैं सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोग मार्टियर हुए हैं उससे ज़्यादा एक्सीडेंट केसेज हो गए, मर गए लोग, तो सड़क पे निकलना छोड़ देते हो क्या? नहीं निकलना छोड़ते ना। तो फेलियर तो ये भी फेलियर है, सड़क पे निकलना बंद कर दो। अब हवा में कोरोना आ गया, सांस लेना बंद कर दो, मरे हो। तो डर तो सेम है ना, साइकिल से गिरे, साइकिल पे बैठना बंद कर दिया, यार ऐसे थोड़ी होता है। अब अभी ये राजौरी सेक्टर में पुंछ के पास जो 5 बंदे अपने मार्टियर हुए हैं, अब वहाँ पे जाओ और कोई यूनिट जाएगी नहीं कभी, या और कोई नहीं यहाँ पे नहीं जाना साहब, यहाँ रोड से निकलेंगे ना तो मार्टियर हो जाएंगे। नहीं चाहिए भाई फौज में, ये डर तो चाहिए ही नहीं है। डर से सीखो, लड़ो, जीतो। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो तुम्हारे ऊपर ही है। ये कैसे पॉसिबल होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सर कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ बात कह जाते हैं और उसके बाद हमें पता लग जाता
कर दिए, तो हमें उस पॉइंट पर उसे सुधारना चाहिए या उसे इग्नोर करके अपनी बात को कंटिन्यू कर देना चाहिए? सुनना इशारा है ना, दंबूक से निकली दोली है ना, दंबूक से निकली दोली, तमान से निकला तीर और जबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आते। ये तीनों चीज वापस नहीं आती हैं, दूसरी लगानी पड़ेंगी, दूसरा ही शब्द बोलना पड़ेगा, दूसरा ही तीर लगाना पड़ेगा, दूसरी गोली डालनी पड़ेगी उसके बैरल में, या ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेट समझदार इंसान का ये होता है कि वो सोच समझ के बोलता है, आवेशित नहीं होता, वो एक्साइटेड नहीं होता, वो डरता नहीं है, वो सोच समझ के बोलता है। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात बताता हूँ जो एसएसबी की तैयारी करते हैं बच्चे, कि आप आदत डालो ठहरने की, संयम की, पेशेंस की। वो पेशेंस आपको बोलने में भी काम आएगा। और अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है, आपके मुंह से निकल गया है, तो से सॉरी फॉर दैट, कि सर आई डोंट मीन इट, आई एम सॉरी। कोई शब्द गलत निकल गया कि आपने गाली दे दी इंटरव्यूअर को, तो भैया फिर तो कितने भी सॉरी बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अब होता जाए कि इंटरव्यू में आई एम आस्किंग अबाउट योर PIQ, जो आपने PIQ में भरा है, आपने जो किया है लाइफ में, अब आप इतनी ज़्यादा नर्वस हो कि आप बोल नहीं पा रहे हो। आदमी गलत कब बोलता है? जब वो नर्वस होता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी फौज का बंदा बैठा हुआ है जो कल को तुम्हारा सीनियर होगा, तुम भी उसी यूनिफॉर्म में हो, व्हाई आर यू नर्वस? ही विल नॉट किल यू। हाँ, सामने कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट होता तो मेरी समझ में आता नर्वसनेस। तो कंट्रोल योर नर्व्स, सबकी चलती हैं, लेकिन आदमी ये गलतियां एक आध बार, चलो कुछ जंबल अप हो गया या कुछ निकल गया, तो ही ऑल्सो नोज के यार ठीक है, यू आर नर्वस, ही ऑल्सो नोज है। लेकिन आप इतने नर्वस हो कि आपकी शक्ल ऐसे बनी हुई है, एकदम ऐसा लग रहा है कि लाश आ गई है इंटरव्यू देने के लिए, गायब हो गए, सारे प्राण पखेरु उड़ गए दरवाजे से बाहर ही, है ना, दरवाजे के बाद बस ज़ॉम्बी है बैठ गई। तो ये नहीं चाहिए यार, डर ही है, ये डर ही है। वो फेलियर बोल रहा है, तुम ये बोल रहे हो। सोच समझ के बोलो। कौन सा तुमसे बोल देगा 1 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो स्नाइपर लगाए वहां बैठा है? व्हाई यू क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर ओन माइंड? नोबडी इज गोना किल यू। और हर एक स्पीकर जो अच्छा है, चाहे आर्मी में हो या बाहर हो, ही थिंक्स एंड ही स्पीक्स। समझ रहे हो? ही थिंक्स एंड ही स्पीक्स। तो गेट यूज टू ऑफ दिस हैबिट, नॉट ओनली इन इंग्लिश, घर में भी, दोस्तों से भी इसकी तैयारी करो, मम्मी पापा से भी बात करो, भाई बहन से भी, ये थिंक एंड स्पीक, डोंट स्पीक एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से जस्ट डिलीवर दैट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 5 दिन में नहीं होती है प्रैक्टिस। इसने सारी उम्र ये काम किए हैं तो ऐसे भी वैसे ही करके आएगा यार। और ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, क्वालिटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दिखाती हैं बंदे में पेशेंस है, ठहराव है, डर नहीं है। अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो यार, घर में भी ऐसे बोलो, क्या दिक्कत है? ओके, सो अनफ क्वेश्चंस या और भी होते हैं?